दरख्त की लकड़ी नर्म होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। बस नर्म तबीयत और नर्म गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हो। कुल एक र्यूमर्स हैं या फिर ये फेक न्यूज सर्कुलेट की गई है कि टैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो लिया जा रहा है वो 45% है। ऐसा कुछ नहीं है, 35% लिया जा रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है वो बहुत वीक है और वो बड़ा बायस्ड है। मॉनसून की नई लहर है वो वेव कब तक एक्सपेक्टेड है? हाँ, सिंध में कोई 18 या 20 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। पाकिस्तान में जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, कुछ बताएंगे आप क्या दादोशुमार है? पाकिस्तान इस टाइम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान में जो आबादी में इजाफे की शरह है वो खित्ते के बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से कौल मंसूब है। कहा गया है कि जिस दरख्त की लकड़ी नर्म होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नर्म तबीयत और नर्म गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों, जाके बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हों, तुम्हारी सपोर्ट के लिए मौजूद हों। तो हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि तबीयत भी नर्म हो और गुफ्तगू में भी नरमी हो, सख्ती नहीं आनी चाहिए। अब शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। बजट के हवाले से आज हमने बात करनी है क्योंकि बजट की तहें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से हमें एहतजाज की कॉल्स नज़र आ रही हैं। पहले पेट्रोलियम वाले एहतजाज पर थे, उसके बाद जनाब हम देख रहे हैं कि फ्लावर मिल्स को बंद कर दिया गया है, क्रशिंग रोक दी गई है और एक शोर मचा हुआ है कि जनाब विद होल्डिंग टैक्स हम नहीं अदा करेंगे। वैसे तो हम ये एहतजाज टैक्स के हवाले से सारा साल देखते आए हैं, पहले भी एहतजाज होता रहा है, ये धमकियाँ आती रही हैं, लेकिन अभी मसला ये है कि सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने हर तरह से ख़त भी लिख दिया है, एक अपना जो मुद्दा है वो बयान भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात या फिर बैठने का नहीं कहा गया। तो ये हमने आज सबसे पहले बात करनी है। इसके अलावा दीगर क्या खबरें हैं देखिए। बजट की तहें खुलती जा रही हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं। शहबाज शरीफ ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के बजाय 2.5% एडवांस टैक्स लगाकर अपनी जान छुड़ा ली। शहबाज हुकूमत ने टैक्स वसूली भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़िम्मे। फैसले के खिलाफ फ्लावर मिल्स वाले हड़ताल पर चले गए। आटे का बहरान आ सकता है। हुकूमत ने अशरफ खुर्रनोश पर टैक्स 15% से 18% तक बढ़ाया। 3% टैक्स बढ़ने से कीमतें 33% कैसे बढ़ गई, माजरा है क्या? आज सनतकारों और मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ लेंगे। आलमी यौम आबादी पर दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल एलन मस्क का बयान ज़ेर बहस। क्या वाकई आने वाले सालों में आबादी में कमी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रही है? आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। ये जनाब वो तमाम अहम मौजू जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात होगी आटे की, क्योंकि आपको पता है आटा एक बेसिक नेसेसिटी है। आटा होगा तो पेट भरेगा। हालिया बजट के बाद कोई शोबा टैक्स से महफूज नहीं रह सका है। आटा मिल्स पर 5% विद होल्डिंग टैक्स के बाद आटे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान ने टैक्स के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। आज से गंदम की पिसाई को बंद कर दिया गया है। कल से मुल्क भर में कारखाने बंद करके आटे की पैदावार को बंद कर दिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए तर्जुमान ने सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा ने इस वक्त में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सादिया साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि जो फ्लावर मिल्स मालिकान है या जो एसोसिएशन है, इसके नुमाइंदे को क्या लूप में नहीं लिया गया था ये विद होल्डिंग टैक्स लगाने से पहले, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर होते? पहले तो सबसे पहले थैंक यू बोल मॉर्निंग में आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपको ये बताती चलूँ, एक तो पहली बात ये कि टैक्सेशन का जो मामला है इट इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। जो भी टैक्स लगते हैं जो और ये जो इस वक्त टैक्स लगा है फ्लोर मिल्स पे, वो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया है।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है, ये फेडरल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में है और उनकी इनसे बातचीत चल रही है। तो ये कहना कि जी इनकी नॉलेज में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा जहाँ तक रही कि जी सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है सप्लायर्स के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो 11 बजे डायरेक्टर फूड और डिप्टी डायरेक्टर फूड से फ्लोर मालिकान की मुलाकात है एसोसिएशन की, और हम तवक्को करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 12 बजे आप बता रही हैं कि मीटिंग रखी गई है। अब ये मामला सर आपने बताया कि फेडरल की तरफ से ये टैक्स जो है ये आयद किया गया है और जाहिर है इसमें आप लोगों का तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अब जो ये मीटिंग होने जा रही है जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ, अब यहाँ के जो फ्लावर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो करेंगे, तो क्या सोचा गया? क्योंकि इनका तो मुतालबा सबको मालूम है कि जी विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए, तो आप लोगों के पास इस चीज़ का हल क्या है? क्या जवाब देंगे आप इन्हें? वो हम मदद करेंगे। बाकी हमारा मसला ये है कि सूबे में शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, सप्लाई किसी जगह नहीं रुकनी चाहिए, उस पे हम बात करेंगे, जो कि इन्होंने वर्बली हमें यकीन दहानी कराई है। सिंध गवर्नमेंट को, फूड डिपार्टमेंट को इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ऐसा नहीं होगा, सप्लाई चेन नहीं टूटेगी शहर में, कहीं किसी भी शहर में सूबे के जो है वो आटा जो है वो शॉर्ट नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी कि आटा जो है वो हर जगह अवेलेबल हो। अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि सबसे पहले तो जो आटा जो कि शॉपकीपर्स के पास या रिटेलर्स के पास मौजूद होगा, जो कि इस टैक्स के लगने से पहले से उन लोगों ने ख़रीद के लोग ज़ख़ीरा भी करते हैं, वो तो उसी रेट पर आवाम को मिलना चाहिए। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल आपकी बात सही है। जो पुराना आटा लोगों ने स्टॉकिंग की, जो आपको पता है हमारे यहाँ स्टॉक किया जाता है, उनको उसी पुराने रेट पे वो करना चाहिए, क्योंकि टैक्स का निफाज तो 1 जुलाई से हुआ है, तो डेफिनेटली उसी रेट पे देना चाहिए। पाकिस्तान में, सिंध में गंदम की कहीं शॉर्टेज नहीं है। ख़ास तौर पे मैं अपने सूबे के बारे में बात करूं तो कहीं शॉर्टेज नहीं है। जो टारगेट सेट किया गया था ग्रोअर से गंदम उठाने का, वो हमने पूरा किया हुआ है। हमें कोई शॉर्टेज नहीं है और हमें यकीन है कि ये फ्लोर मिल एसोसिएशन भी इस बात को समझती है कि आटा इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, तो उसकी वो शॉर्टेज नहीं होगी। सादिया साहिबा, अब आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो बजट पर रहे हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात भी हुई, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, उसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाने की बात हो रही है और आपस में ज़ाहिर है राब्ता चल रहा है, लेकिन जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि स्टांस कुछ इस किस्म का लिया जाता कि जो जगह जगह डिपार्टमेंट सारे ही तकरीबन एहतजाज कर रहे हैं, भले पेट्रोलियम वाले हों, भले फ्लावर मिल वाले हों, भले आम सारिफीन हों, जो 15 से 18% GST होने पर भी शोर कर रहे हैं। इस पर आप लोगों का स्टांस कुछ सख्त सामने उस तरह से नहीं आया कि आप लोग एटलीस्ट फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई आप ये किस तरह कर सकते हैं, हम तो आपके साथ नहीं हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपने खुद ही बताया कि बजट आने से पहले पीपल्स पार्टी ने बजट सेशन को अलामती तौर पे हमारे मेंबर्स ने बजट सेशन में शिरकत की थी। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में भी इस मामले पे आवाज़ उठाई। प्राइम मिनिस्टर से इंडिविजुअल मीटिंग में भी उन्होंने आवाज़ उठाई, और बीबी आसफा ने भी जो नेशनल असेंबली में तकरीर की थी, वो उन्होंने कहा था कि ये गरीबों का बजट नहीं है। तो पीपल्स पार्टी अपनी हर जगह आवाज़ उठा रही है। कल अगर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की भी तकरीर सुनी जाए जो उन्होंने एक इवेंट पे की है, तो वहाँ भी उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह पर ऐसी टैक्सेशन की है जो नहीं होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है, हम डायलॉग में हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो डेली एसेंशियल्स हैं उस पे थोड़ी सी वो नज़र-ए-फ़ानी करे बजट मेकिंग में, कोई बात नहीं, चीज़ें बजट में प्रपोज हो गई हैं। 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन की बात है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो उसको वापस ले सकती है।
अच्छा, तो इस हवाले से आप ये कह रही हैं कि आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं। अच्छा, अभी जो 12 बजे आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, इसमें आप लोगों का एम्फसाइज ये होगा कि शॉर्टेज इस तरह नहीं होनी चाहिए कि सप्लाई चलती रहे, लेकिन जब क्रशिंग पीछे से बंद हो जाएगी, फ्लावर मिल्स को ताले लग जाएंगे, तो कि सप्लाई कैसे जारी रह सकती है? अगर आज आप लोगों को आप उन्हें कहते भी हैं, मतलब कन्विंस करते भी हैं। देखें, उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई। आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज़ ओवर स्टॉकिंग करके रखी जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है। मुझे नहीं लगता कि जो अगर उन्होंने अव्वल तो हम कोशिश करेंगे कि सिंध में फ्लावर मिल्स ना बंद होने पाए। आज मुज़ाकरात जो 11 बजे का टाइम तय है फूड मिनिस्ट्री में, उसमें वो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी, सिंध गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो फ्लावर मिल्स जो कि कराची और या सिंध के दूसरे अजला में है, वहाँ वो बंद ना हो। ये इशू ओवरऑल है, पूरे मुल्क का इशू है, और फेडरल गवर्नमेंट से मैं आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले को जल्द अज जल्द देखा जाए, क्योंकि आटा अमीर गरीब हर आदमी की ज़रूरत। लेकिन सादिया साहबा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो पिस्ती ज़्यादा अवाम है, लोग पैनिक में आ जाते हैं, दुकानदार चीज़ महंगी कर देते हैं, लोग ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं आगे मिलना ही नहीं आटा, तो बस भर के रख लिया जाए, ले आओ, बस कहीं से भी ले आओ। अब मसला ये है कि अब पता नहीं क्यों ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा कोई इशू क्रिएट ही ना हो। या तो पहले लूप में लिया जाए, फेडरल गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ख्याल रखे कि एटलीस्ट जो कंज्यूमर्स हैं उनको किसी तरह भी सफ़र ना करना पड़े। हम हर तकरीबन तीसरे चौथे साल देखते हैं कि फ्लावर मिल्स बंद हो रही हैं और प्रोटेस्ट हो रहा है। देखें, फेडरल गवर्नमेंट से उनकी जो कल की प्रेस रिलीज़ भी है फ्लावर एसोसिएशन की, जो मेरे पास मौजूद है, उसमें ये साफ उन्होंने लिखा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बातचीत चल रही है। देखें, सूबाई गवर्नमेंट्स का इसमें सिर्फ इतना रोल है कि वो इंश्योर करें कि सूबे में सप्लाईज ब्लॉक ना हो, और हम वही इंश्योर करेंगे और कोशिश करेंगे। आपकी बात सही है कि अवाम पिसती है, वो हो जाता है कि जी स्ट्राइक होने जा रही है तो हम भी स्टॉक कर लें, पता नहीं कितने दिन आटा नहीं हमें मिलेगा। बिल्कुल सही है, अवाम को भी पैनिक नहीं होना चाहिए। मैं सिंध की हद तक ये बात करती हूँ कि अवाम को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा दुकानदारों को ये सोचना चाहिए कि आटा ज़रूरत है हर इंसान की, तो इसलिए वो जो उन्होंने पुराने स्टॉक करके रखे हुए उसको वो उसी रेट पे दे, नया रेट या ब्लैक मार्केट करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और अल्लाह करे का हाल जो है वो खुश असलूबी के साथ निकल आए, और फेडरल गवर्नमेंट भी इस पर सोचे, और आप लोग भी ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और हम लोग कल से ना एक मसले का हल तलाश कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने कल आपके साथ खबर शेयर की थी कि हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आप अपने बजट को समझें और टैक्सेस के हवाले से जानें। ये बिल्कुल एक र्यूमर्स हैं या फिर ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट की गई है कि टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिया जा रहा है वो 45% है। ऐसा कुछ नहीं है, 35% लिया जा रहा है। लेकिन सारिफीन बज़िद है इस बात पर कि हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स 45% ही वसूल किया जा रहा है, और ये जिसकी सालाना 1 करोड़ सैलरी है उसको 45% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब टैक्स के नाम पर सारिफीन से फ्रॉड, हुकूमत ने टैक्स 3% बढ़ाया है, कीमतें 35% बढ़ गई हैं। यही सूरत हाल हमें आम मार्केट्स में नज़र आ रही है कि GST जो है वो 17 से 18 हुआ है, लेकिन कीमतें 32, 33% कीमतें बढ़ चुकी हैं अशिया खुरनोश की। मिसाल के तौर पर डब्बे के दूध की अगर बात की जाए, बच्चों के डायपर्स की बात की जाए, तो हुकूमत की जानिब से 18% टैक्स आयद किया गया, जो पहले 15% था, यानी कि इजाफा 3% हुआ। मगर मुनाफाखोरों ने टैक्स के नाम पर ये 35% तक इजाफा कर दिया। मतलब कीमतें जो बढ़ाई हैं वो हज़ारों गुना बढ़ा दी हैं, बजाय इसके कि थोड़ा सा फ़र्क होता। तो एक आम सारिफ को किस तरह मुनाफाखोर लूटने में मगन है, इसी पर हमने बात करनी है। सनतकार और मैन्युफैक्चरर्स का मौक़िफ़ लेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शारिक वोहरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। बहुत शुक्रिया शारिक साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने एक तस्वीर खींची है
जो हकाइक हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त मार्केट में, जो कंज्यूमर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आप इससे एग्री करते हैं? मैं इससे इस कॉन्टेक्स्ट में एग्री करता हूँ कि हम आपने अपने इंट्रो में दो चीज़ें कही हैं। एक तो वो टैक्स मेजर्स जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाकर किए, और दूसरा आपने बात की मुनाफाखोरों की एटीट्यूड ऑफ द बिजनेसमैन। देखें, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो जाकर एक एक रिटेलर के पास कीमतों को कंट्रोल करे। किसी भी मुआशरे में एक अपनी मॉरल एथिक्स, कोई अखलाकियात, कोई इस नाम की चीज़ होनी चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों में नहीं है, बशमूल मैं एज इंडस्ट्रियलिस्ट। हम इस बात पर यकीन करते हैं कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हम कर सकें हम कर लें। शायद उसकी वजह यह है कि डिमांड एंड सप्लाई का हमारी पाकिस्तान की मार्केट्स में, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स में, एक बहुत बड़ा खला है। हमारी आबादी जिस तरह बढ़ रही है और जिस तरह हमारी इंडस्ट्रियल सप्लाईज घट रही हैं, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन और महंगाई में इजाफा हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाए हैं और रिटेलर्स ने जो है उससे दुगने या तिगनी प्राइसेस कर ली हैं, दिस इज़ राइट। लेकिन क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो एक एक दुकान पर जाकर हज़ारों आइटम्स की जो रिटेल प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल कर सके? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली शारिक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताएगा कि जो इजाफा हुकूमत ने किया है 3% का, से सपोज अगर कोई चीज़ 290 रुपए की है, तो आपके ख्याल में इस इजाफे के बाद वो कितने की हो गई? ये इजाफा हुआ कितना है? देखिए, अगर तो कॉस्ट को सिर्फ 3% हम लें तो वो इजाफा 3% या मैक्सिमम 5% ही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसका इतलाक किस तरह होगा अभी ना रिटेलर को पता है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बेशतर हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो टैक्स मेजर्स इन्होंने लिए हैं उसका रियल इम्पैक्ट होगा क्या 3% सेल्स टैक्स 15 से 18% होने के बाद जो फर्क 5 या 7% आएगा, क्योंकि जाहिर है वो 3% एक एडवेलरम वैल्यू पे लगता है, तो क्या उसका फर्क 5% आएगा या 25%? यहाँ पर तो 25 क्या 33-35% सर नजर आ रहा है ना। मसला तो सारा ये है, और चेक एंड बैलेंस के लिए कोई मौजूद नहीं है, मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है, बस लगा दिया है और बाकी काम आगे दुकानदार जैसे जो चाहे मनमानी करे, कोई मसला ही नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात ये दुरुस्त है। लेकिन देखें, जो अभी आपने बात की डायपर्स की या बहुत सारी दूसरी जो कंज्यूमर गुड्स की, जिसका ताल्लुक एक आम गरीब आदमी से पर क्या बल्कि हर फर्द से होता है, हर माँ से, बच्चे से, हर इंसान से होता है। गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दुकानदारों पर मुख्तलिफ प्राइसेस का इतलाक किया है। गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उन्होंने उस टैक्स को बैलेंस करने के लिए जो रजिस्टर्ड, यानी कि वो दुकानदार जो टैक्स नेट में हैं या आ चुके हैं, उनके लिए एक प्राइस अलग है। अनरजिस्टर्ड जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए या नहीं आना चाहते, उनके लिए प्राइस अलग है। मैं समझता हूँ कि इस मैकेनिज्म को ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि एक आम खरीदार को, एक आम इंसान को, एक आम बंदे को ये नहीं पता चल सकता कि ये दुकानदार रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शारिक साहब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जितने ये मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर जो ये सेक्टर्स हैं, इन पर जो ये इजाफी टैक्स आयद किया गया है, वो चाहते हैं कि आवाम की जेबों से ही उसको वसूल किया जाए, ना कि वो खुद अपने तौर पर भी टैक्स पे करें या फिर ज़्यादा टैक्स पे करें। अब मसला यहाँ पर सारा ये आ जाता है कि गरीब आदमी जो कि सफ़र कर रहा है, उसके मसले का हल कौन निकालेगा? यहाँ पर कंज्यूमर अदालतें भी मौजूद हैं। एक गरीब बंदे के पास अवेयरनेस नहीं है कि वो वहाँ जाके अपने राइट्स के लिए बात कर सके। अगर आप चेक एंड बैलेंस की बात करें तो वो सिचुएशन आपके सामने है, यहाँ पर कोई ऐसी देखभाल नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? पिसेगी तो गरीब आवाम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स जो है वो पास ऑन कंज्यूमर को ही होता है, और वो उसको अपनी कॉस्ट में शामिल करके, देखें, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी दुकानदार
गवर्नमेंट को देने वाला टैक्स अपनी जेब से नहीं देगा, वो टैक्स कंज्यूमर से ही लेगा। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे यहाँ जो हमारे अवाम हैं उनकी जो अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन करना आसान है, उनका इस्तेसाल करना बहुत आसान है। और ये वो रोल है जो मीडिया को और गवर्नमेंट को और खुद हमारी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको इस वक्त ज़रूर मैदान में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम कंज्यूमर के लिए। मुझे ये बताइएगा शारिक साहब, अभी जो हम लोग ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 3% टैक्स बढ़ा लेकिन कीमतें 33% बढ़ गई हैं, उसमें आप इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे? और ये जो 3 से 33 तक का जंप है, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ वही कॉस्ट के साथ वो टैक्स जो कि हुकूमत ने आयद किया वो आवाम की जेबों से निकल रहा है, अब इतना भी आयद नहीं कर दिया कि 33% तक मामला चला जाए। तो ये जो दरमियान में एक मुनाफाखोरी हो रही है, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ कि सिर्फ ये मुनाफाखोरी है या इसके अलावा भी कोई और वजूहात हैं? नहीं, इसमें देखें जो बुनियादी फैक्टर है वो तो प्रॉफिट टेकिंग है, मुनाफाखोरी है डेफिनेटली। इसलिए कि बहुत आसान होता है कंज्यूमर को ये कहकर के देखें जी पूरे टीवी नेटवर्क, पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, हर जगह ये आ रहा है कि जी हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। तो जो दुकानदार हैं, जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उनके लिए आवाम की जेब से ज़्यादा पैसा निकालना बहुत आसान हो जाता है। जरूरत इस बात की है इसमें पता है आपको, इसमें जो छोटा दुकानदार है ना, वो तो जाहिर है किसी उसमें ही नहीं है, किसी नेटवर्क में ही नहीं है कि उसकी मॉनिटरिंग हो सके या देखा जाए कि वो किस भाव पर चीज़ें बेच रहा है। मैं तो अच्छी अच्छी रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करूंगी, बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स की बात करूंगी कि जब वो कीमत 3 से 33% तक बढ़ाएंगे और वो भी धड़ल्ले के साथ, उनको भी कोई पूछने देखने वाला नहीं है कि आपने कैसे किया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये दूं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो होती हैं, जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स देखते हैं पूरे मुल्क में, वो जाकर एक छोटे छोटे ठेले वालों पर तो रेट करते हैं कि ये तुम तरबूज और मैंगो क्यों महंगा बेच रहे हो। क्या आपने कभी किसी गवर्नमेंट की मशीनरी को किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे रेट करते देखा है जहाँ पर हेड एक आदमी 5,000 रुपए का खाना खा लेता है? तो हमारे यहाँ जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है वो बहुत वीक है और वो बड़ा बायस्ड है, जिसकी वजह से हम सब जो है वो एक दूसरे की जेब से जिस तरह मुमकिन हो सके, जो भी हरबा इस्तेमाल हो सके, हम उससे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें डेफिनेटली हुकूमत का बहुत बड़ा कसूर है कि उसने क्या सोचकर इतनी टैक्सेशन की थी। सारा जोर हमारा इसी चीज पर है कि ये टैक्स भी लगा दो, वो टैक्स भी लगा दो। जी IMF का प्रेशर है, पता नहीं हमें कौन ये प्रेशर देगा कि भाई चेक एंड बैलेंस भी रखो ना। आपने तो टैक्स इंपोज कर दिया, लोग कितना वसूल कर रहे हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, फील्ड में गरीब बंदा कैसे सफर कर रहा है, उस पर भी कुछ फोकस कर लें। बस सोशल मीडिया पर जो चीज़ चलेगी उसी को देखा जाएगा, अदरवाइज ऑटो पर लगाया हुआ सिस्टम जैसे चल रहा है चलने दो। बहुत शुक्रिया आपका शारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना साथ शेयर किया है। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अब कुछ बात करते हैं दीगर खेलों की। स्नूकर की बात हो जाए, स्नूकर के खेल में पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी का बड़ा कारनामा सामने आया है। मोहम्मद हसनैन ने रियाज में होने वाली एशियन जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। कराची से इनका ताल्लुक है। हसनैन अख्तर ने फाइनल में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को हराकर एशिया में बरतरी बनाई है। उन्होंने पहली मरतबा रियाद में बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लिया है। यकीनन दूसरे मुल्क में जाना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना किसी एजाज़ से कम नहीं है, और साथ में जीत कर टाइटल अपने नाम करना ये भी बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो आज हमारे साथ स्नूकर स्टार मोहम्मद हसनैन अख्तर मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की है। क्या फीलिंग्स है आपकी? जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। अच्छा। और मैं वहाँ जाके बहुत अच्छा खेला।
अच्छा हसनैन, मुझे ये बताएगा कि जिस तरह से आपने ये स्नूकर में माशाल्लाह से, वैसे तो मैं देख रही हूँ कि बड़े कम हैं नौजवान जो कि इस सतह पर जाकर शौक़ भी रखते हैं और खेलते भी हैं, तो आपका ये जो एशियन जूनियर स्नूकर चैम्पियनशिप का टाइटल आपने अपने नाम किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसी थी ये गेम? मैं ना अपने वालिदैन का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से मुझे बहुत हौसला मिलता है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, खासतौर पे मेरे वालिद। तो उसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हुई वहाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टूर था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मेरे पापा ने यही मुझे समझाया था कि वहाँ घबराना नहीं है, गेम एंजॉय करनी है। तो मुझे बहुत आसानी हुई वहाँ, इतना मुश्किल नहीं हुआ मुझे खेलने में। अच्छा, तो हसनैन आपको ये शौक कब पैदा हुआ कि आपको स्नूकर, वरना बच्चे तो ज़ाहिर है छोटी एज में जब खेलना शुरू करते हैं पेरेंट्स पहले डांटते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम किस चक्रों में पड़ गए हो, तो आपका जब रुझान इस तरफ पैदा हुआ तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? 2019 जुलाई में सबसे पहले मैंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में टेबल देखी थी, जहाँ मेरे वालिद साहब वहीं होते। तो वो मुझे खुद वहाँ स्नूकर टेबल पे, जैसे स्पोर्ट्स रूम होता है वहाँ और भी गेम्स थी, वहाँ लेकर गए थे। तो मैंने स्नूकर देखी तो मुझे वहीं से शौक चढ़ गया, बस मैं रोज आने लग गया, खेलने लग गया। फिर जब मेरे वालिद साहब ने मुझे देखा कि ये रोज खेलता है तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो बस यही, फिर वहीं से उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला मैं खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, तो वो और सपोर्ट करने लगे। बस फिर वहीं से अभी तक चलते आ रहे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी ये जो आप रियाद गए हैं तो किसने आपको स्पॉन्सर किया या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको किसकी तरफ से मिल रही है? ये PBS फेडरेशन है स्नूकर की, इन्होंने ये लेकर गए थे। अच्छा, वो लेकर गए थे। तो हसनैन अभी क्या प्लान्स हैं, पढ़ाई आपकी क्या चल रही है, क्या स्टडी कर रहे हैं? जी अभी मैं 9th के पेपर्स दिए, अभी मैं मैट्रिक में आया हूँ। तो आगे भी यही प्लान है कि इंशाल्लाह ताला बस मुल्क का नाम रोशन करूँगा अच्छा खेल के। तो अभी नेक्स्ट कोई इवेंट आ रहा है जिसकी तैयारी कर रहे हैं? जी अगस्त में है, अगस्त के मिड में आएगा, इंडिया में है वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 और अंडर 21। चले जी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से मुबारकबाद नैन अख्तर आपके लिए। और अभी नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है, आप जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मामूल ही है तकरीबन कि हम आपको डेली मौसम की सूरत हाल पर भी अपडेट करते हैं। तो मुल्क भर में मानसून सीज़न जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों से गर्मी का ज़ोर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मशरिक़ के वस्ता पंजाब समेत सिंध के कुछ इलाके बदस्तूर हब्स और शदीद गर्मी की लपेट में हैं। जी सरदार साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सरदार साहब बताइएगा, मौसम आज कैसा रहने वाला है? दिन भर पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी और सिंध वाली साइड पर भी, सभी का बता दें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए सिंध में तो ज़्यादातर ड्राई वेदर है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का बायस बनने वाला लो प्रेशर था वो कराची के जनूब से होता हुआ आगे ओमान की साइड पे समझ ले निकल गया है। तो यहाँ तो कोई ख़ास बारिश नहीं है, सिवाय जो कोस्टल पड़ती है उसमें कराची भी आ जाता है, सुजावल, ठट्ठा और फिर थरपारकर वगैरह की तरफ ईस्ट साइड पे कुछ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है शाम में, रात में किसी वक्त, और ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। अगले 4-5 दिन सिंध में, अपर सिंध में कुछ हो सकती है 14-15 के बाद जाकर, लेकिन बाकी किसी जगह पे कोई नहीं है। पंजाब में अलबत्ता है, आज से जो अच्छा स्पेल शुरू हो रहा है उसमें सेंट्रल पंजाब, लाहौर और गिरदुनवा का इलाका, फैसलाबाद, सरगोदा, नीचे साहिवाल और कसूर वगैरह, ऊपर आपके जो गुजरांवाला और नारोवाल, सियालकोट, इस्लामाबाद, ये जो पूरी पट्टी है सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब, उसमें अच्छी बारिशें हैं अगले 3-4 दिन में। ये जो स्पेल है 11 से लेकर 14 तक और कुछ इलाकों में 15 तक है। तो उसमें केपी में ख़ासकर सेंट्रल और जनूबी केपी जो है उन तमाम इलाकों में, और फिर शुमाल में भी, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान जो है उसमें ज़ोब और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला वगैरह और बारखान चंद एक इलाके हैं बलूचिस्तान के, और पंजाब के बेशतर इलाके और केपी के बेशतर इलाके और कश्मीर, उन तमाम एरियाज़ में बारिश है आज से लेकर अगले 3-4 दिन तक। ये अच्छा स्पेल है।
अच्छा अच्छा स्पेल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि मैं तो अक्सर जगहों पर कुछ खबरें ऐसी सुन रही थी कि कराची में आज भी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, तो आप तो बिल्कुल इससे इम्कान को रद्द कर रहे हैं। नहीं, बूंदाबांदी का तो मैंने कहा ना शाम में इम्कान हो सकता है। देखिए कराची में आज से जो लो प्रेशर एरिया के ख़ात्मे के बाद जो नॉर्मल वेदर पैटर्न होता है ना, पार्टली क्लाउडी और फिर ओकेजनली आज और कल दोनों दिन विंडी कंडीशंस भी रहेंगी, कभी कभी तेज़ विंड थोड़ा सा चलेगी, लेकिन इसमें बूंदाबांदी या बहुत ही लाइट रेन का इम्कान होता है, तो उसको तो एज सच आप बहुत कोई सिग्निफिकेंट रेन नहीं कह सकते। बूंदाबांदी का इम्कान तो देखिए जब भी लो क्लाउड्स अच्छी तादाद में आते हैं तो किसी वक्त भी हो सकता है, और ख़ासकर शाम में, रात में और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। अच्छा, और जो एक मानसून की नई लहर है वो वेव कब तक एक्सपेक्टेड है, स्पेल नया? सिंध की हद तक, मतलब पंजाब में तो ये चल रहा है स्पेल ना, आज से शुरू है, गुज़श्ता रात से। हाँ, सिंध में कोई 18 या 20 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। अपर सिंध में कुछ ना कुछ है, जैकोबाद और सखर लाड़काना वगैरह की तरफ 2-3 दिन बाद कुछ हल्का सा स्पेल आ सकता है। अदरवाइज जो ऐसे सिग्निफिकेंट स्पेल दिखाई देता है वो कोई 20 जुलाई के बाद ही दिखाई देता है। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम बात करते हैं, आज 11 जुलाई आलमी यौम आबादी है। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि आबादी को कंट्रोल करने के इक़दाम किए जाएँ ताकि तेज़ी से कम होते वसाइल को कंट्रोल किया जा सके। 1987 में जब दुनिया की आबादी ने 5 बिलियन का इंसा अबूर किया, तब शऊर उजागर करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला हुआ था और 1989 से बाकायदा हर साल ये दिन मनाया जाता। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पॉपुलेशन काउंसिल से साइमा बशीर साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साइमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साइमा साहिबा, मुझे ये सबसे पहले तो बताएगा कि पाकिस्तान में जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, कुछ बताएंगी आप, क्या दादोशुमार है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पाकिस्तान इस टाइम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान में जो आबादी में इजाफे की शरह है वो खित्ते के बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा है। आबादी के बेहंगम इजाफे और वसाइल में अदम तवाज़ुन की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं सेहत की, तालीम की, रोज़गार की, मौसमियाती तब्दीली जो आप पाकिस्तान जिसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तो ये सारे जो मसाइल पाकिस्तान इस टाइम फेस कर रहा है, ये आबादी के बेहंगम इजाफे की वजह से हुए हैं। अगर हम थोड़े अदाद शुमार पे नज़र डालें तो इस टाइम पाकिस्तान के 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो तालीम की सहूलत से महरूम हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में जो नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात है वो भी खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। अगर हम रोज़गार के अदाद शुमार को देखते हैं तो इस टाइम 30% जो हमारे नौजवान जिनके पास ग्रेजुएट डिग्रीज हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। और अगर हम मौसमियाती तब्दीली के देखते हैं अदाद शुमार, तो पाकिस्तान इस टाइम उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। तो इन सब को जब हम देखते हैं, आबादी के तनासुब में देखते हैं, तो इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है इन मसाइल की, वो आबादी में बेहंगम इजाफा है। इस टाइम पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 241 मिलियन है, और अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो हम 2040 में 30 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो आबादी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है, बल्कि हमें तो इन प्रॉब्लम्स का सामना है कि यहाँ पे वसाइल कम होते जा रहे हैं, आबादी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस हवाले से कुछ चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि लोगों को इस हवाले से कुछ शऊर दिया जाए, या फिर ज़ाहिर है इदारे भी मौजूद हैं जो कि इस हवाले से काम करते हैं। लेकिन अभी इसमें जो आलमी यौम आबादी पर जो एलन मस्क का एक स्टेटमेंट बड़ा सर्कुलेट कर रहा है, उस पर बड़ी बात हो रही है कि आबादी में कमी इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने जा रही है, ये इसमें आप कितनी हकीकत देख रही हैं? उन्होंने तो उसको सेकंड बिगेस्ट डेंजर करार दे दिया है आगे आने वाले वक्त में। अच्छा देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझने की ज़रूरत है। अब जब एलन मस्क इस बात को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया में जो आबादी में इजाफा हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि वो जिन ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पे देखें कि वहाँ पे आबादी ऑलरेडी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, और उनके मसाइल बहुत डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू कि जो हमारे मसाइल हैं। अब अगर हम अपने पाकिस्तान के देखते हैं तो पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो इतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है
वो अभी थोड़ा सा उसको पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चली है, उससे पहले तो हम नेगेटिव जा रहे थे। तो जब भी हम कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम किसके अंदर बात कर रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेट करते हैं कि ज़्यादा आबादी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारे 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उसकी क्या वजह है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उनको तालीम या रोजगार प्रोवाइड कर सकें या उनके वालिदैन को गुर्बत की सतह से निकाल के ऊपर लेके आ सकें ताकि वो अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो एक खुशहाल और सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनफरादी और इज्तमाही तौर पर बच्चों की तादाद का तयन जो है बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा ज़रूरी है कि इस बच्चों की तादाद पर बिल्कुल हमें काम भी करना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस भी हम लोग दें। अच्छा, आप मुझे आखिरी में बस ये बता दीजिएगा कि हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उनकी आबादी बड़ी बेहंगम बढ़ रही है, होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट। पाकिस्तान ने अपना जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, अब हम वो 1960 में शुरू किया था, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ, उसने अपनी आबादी को बहुत जल्दी मैनेज कर लिया, जबकि हमारे यहाँ अभी तक उसकी सबसे जो बड़ी वजह है कि हम अपनी आबादी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, उसको स्किल्स और एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सके। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कमिटमेंट, पॉलिटिकल डिबेट में कभी भी आबादी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा है। तो सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको एड्रेस करने के लिए वो एक हायर लेवल ओनरशिप चाहिए हमें, जिसमें आबादी को बाकायदा एक मसले के तौर पे अंडरस्टैंड किया जाए और फिर उसके सॉल्यूशंस को तलाश किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने आबादी को मैनेज करना है तो आपने बच्चों की और माओ की सेहत के ऊपर बहुत फोकस करना है। अगर बच्चे माँ बाप को ये श्योरिटी होगी कि उनका बच्चा सर्वाइव करेगा तो वो फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे की एजुकेशन, सेहत और बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल, और तालीम भी बड़ी ज़रूरी है कि उस पर भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जाए, तभी ज़ाहिर है कौमें तरक्की करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिमा, आप मेरे साथ मौजूद रही हैं और आपने इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। तो इस पर ये ज़ाहिर है हुकूमती सतह पर पहले जो सीरियसनेस नज़र आ रही थी वो कुछ अब कम हो गई, इस पर काम होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया। जी, वेलकम बैक नाजरीन। और आज हमने आपके साथ बात करनी है, मौजू भी कुछ ऐसा है जो कल भी हमने डिस्कस किया था। हम बात कर रहे थे कि डेंटल जो ये इम्प्लांटेशन है इससे कैंसर का बताया जा रहा है कि लिंक है और कैंसर के केसेस जो हैं वो उससे बढ़ जाते हैं। क्लिनिक्स में नई स्टेरिलाइजेशन का ख्याल रखा जाता, ना ही वहाँ पर नए टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर रहमान, जो कि इस हवाले से हमें गाइड भी करेंगे, क्योंकि नए दौर की नई नई बातें, जैसे मेडिकल तरक्की कर रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पैदा भी हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे में लोगों ने अपना कैसे ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त मेडिकल ऑफिसर इंकोलॉजी डिपार्टमेंट के JPMC में डॉक्टर उमैर रहमान, जिन्होंने मेरे साथ हैं, मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमैर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इस तरह का है कि कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, इसमें कितनी हकीकत है कि जितने ये डेंटल क्लिनिक्स हैं जहाँ पर हाइजीन का और स्टेलाइज करने का टूल्स को या नए टूल्स को यूज़ करने का ख्याल नहीं रखा जाता और वहाँ से कैंसर के केसेस फैलते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, इसमें हकीकत है, बिल्कुल है। अगर आपको मैं बताऊं तो 2019, 20 एंड 21 की जो रिसर्च है उसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये ज़रूर है कि क्योंकि अनस्टेरलाइज इक्विपमेंट यूज़ करने से बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। उन इन्फेक्शंस की बढ़ने की वजूहात से कैंसर की डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, मगर क्योंकि सरिश इस पे कोई प्रूफ नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इस पे इस बात करना इसलिए ये मैं कहूँ कि उससे कैंसर होता है, ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर बिलफर्ज आपने अनस्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ किया, उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक ज़ख़म बन गया, उस ज़ख़म को आपने करेक्ट नहीं किया, जो यूजली आपको गांव देहात और इंटीरियर सिंध में बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे मिलते हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इस बड़े शहरों में इस तरह के प्रोसीजर कम होते हैं, मगर एडवाइस यही किया जाता है कि आप इक्विपमेंट जो है उसको स्टेरिलाइज ना करें, बल्कि उसको नए इक्विपमेंट यूज़ करें हर पेशेंट में। आजकल मैंने तो ये सुना कि बाकायदा ये रूल है, ये जो जितना ये डेंटल अब जो एसोसिएशन है या फिर जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है उनका जो उसमें ये रूल है
कि आप इसमें स्टेलाइज टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज़ इट फ्रेश? एक्चुअली ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर है कि डिस्पोजेबल अब इक्विपमेंट्स आ गए हैं। जैसे अब पहले तो आपके पास मेटल इक्विपमेंट्स होते थे और वो अब आप वही स्टेराइज करते थे क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। अगर आप सर्जरी की तरफ भी जाएं, आप अब थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हम डेंटल प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। जनरल सर्जरी में भी जो टूल्स होते हैं वो भी स्टेराइज होते हैं। आप हर वक्त नया टूल तो नहीं ले सकते क्योंकि ये एक्सपेंसिव टूल्स हैं। मगर अब पाकिस्तान में और अब्रॉड में अब डिस्पोजेबल टूल्स आ गए हैं, तो इट्स वेरी, वो इतने कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो आप क्या वजह है कि लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करते करते? हैं? बिल्कुल वजह क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्लिनिक हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो डिस्पोजेबल टूल्स यूज़ कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मगर जहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक्स बने हुए हैं, जहाँ पे मेडिकल डिग्रीज रिकग्नाइज नहीं है मगर वो डेंटल प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिनको आप क्वेक्स कहते हैं, वो लोग अगर काम कर रहे हैं, आप कराची के इलाके सदर में जाएं, लाइन से आपको डेंटल इम्प्लांट वाले मिलेंगे, उसमें कोई भी डेंटिस्ट नहीं है, वो वहाँ पे आपको इस तरह की कंप्लेंट मिलेगी। मगर हाँ, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक्स में अब डिस्पोजेबल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, अब किए जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस पर ये भी बताएगा कि इसके अलावा जो वजूहात हैं, जो हमें बेसिकली हम हाइजीन से या फिर हम रेडियोलॉजी से भी इसका एक ताल्लुक है कि जी कैंसर कॉजिंग रेज होती हैं, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बाकायदा कहा जाता है कि जो हामला ख़वातीन हैं वो भी यहाँ आने से गुरेज करें। इसके अलावा क्या रीज़न्स होती हैं जो कि हमारी कॉमन मिस्टेक्स की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है? डॉक्टर सैरिश, मैं हफ्ते में 2 दिन कैंसर, माउथ कैंसर की ओपीडी करता हूँ, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और आप बिलीव नहीं करेंगी 300 से 400 केसेस पर ओपीडी रिपोर्ट होते हैं जिन्ना हॉस्पिटल में, सिर्फ माउथ के। 300 से 400 केसेस पर ओपीडी तो सिर्फ माउथ के, रेशो है। बिल्कुल, माउथ के, टंग के। और जो सबसे ज़्यादा, जब मैं अपनी ओपीडी ख़त्म करता हूँ, इतना बड़ा फाइल का जंजार मैं छोड़ के जाता हूँ, सारे गुटका, मावा, छालिया। अब कई दफ़ा मैंने ये देखा कि डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद कैंसर हुआ, मगर वो भी उन्हीं को ही हुआ जो ये गुटके, मावे और छालियों के को यूज़ करते आ रहे हैं। स्मोकिंग एडिक्शन जिनकी ज़्यादा है, मैंने किसी आज तक मुझे याद नहीं पड़ता। स्मोकर्स को होंगे, मैंने देखा है सिगरेट की डब्बी के ऊपर वो बना होता है, लेकिन कोई भी उसको खरीदते वक्त ये नहीं सोचता कि ऐसा भी हो सकता है। मगर मैं इस बात से बिल्कुल मैं श्योर हूँ 110% जो मैंने देखा, गुटखा जो है वो तो कैंसर कॉजिंग एजेंट है। मेरे पास सारे पेशेंट, और मैं आपके नाज़रीन को बताया चलूँ, सैरिश ये इतनी गंदी बीमारी है, ऐसे आपको होती है जब तक आपकी बायोप्सी और सीटी स्कैन हो रहा होता है, तब तक ये बीमारी स्टेज 1 से 3 पे चली जाती है, सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती, रेडिएशन और कीमो पे पेशेंट चल रहा होता है, और रेडिएशन पे उसका आगे जाके मुंह बंद हो जाता है, मसल पैरालाइज हो जाते हैं, और इतनी तकलीफ दह ज़िंदगी होती है कि मरीज़ एंड में मौत मांग रहा होता है, मौत नहीं आ रही होती। ये वो कंडीशन है। और मैं आपके नाज़रीन को बताया चलूँ कि अगर आप छालियों का, गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोड़ दें, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये आपको किस तरफ लेके जाएगा। और अगर ये एक दफ़ा ये कैंसर हो जाए, करते क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, फिर भी यूज़ करते हैं। एडिक्शन देखें, शराब हो गया, अफीम हो गई, चरस हो गई, गुटखा हो गया, ये सब एक एडिक्शन है। और जब आप रमज़ानों में, आपको अक्सर सुनने में आता होगा कि रमज़ानों में रोडों में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो गुटखा खा रहे होते हैं उनको रोज़ा होता है, और वो जब उनको गुटखा नहीं मिल रहा होता टाइम पे, तो उनको एग्रेशन भी ज़्यादा हो रहा होता है, उनका बीपी भी फ्लक्चुएट कर रहा होता है, उनको स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही होती है, टेम्परामेंट भी उनका आउट हो रहा होता है। तो ये एडिक्शन है, बहुत बुरी एडिक्शन है। और इसमें अगर कैंसर हो जाए, आफ्टर डूइंग ऑल द ट्रीटमेंट, हर ट्रीटमेंट करने के बाद भी सिर्फ 30% चांस है कि वो क्योर होगा। आप सोचें, 70% फिर भी चांस नहीं है कि वो क्योर होगा। इतना कम क्योर रेट है माउथ कैंसर का। अगर वो स्टेज 1 में है तब तो बहुत अच्छा है। स्टेज 1 में मुझे आई थिंक, अगर मैंने अपनी लाइफ में आज के जिन्ना हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में अगर 2000 केस देखे होंगे, तो 2 केस देखे होंगे स्टेज 1 के, या 3 केस देखे होंगे स्टेज 1 के। सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हम 2 ऑनवर्ड्स ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी स्प्रेड होता है। और खासतौर पे माउथ का कैंसर। और जब ये फट जाता है, या ये कैंसर जब रप्चर हो जाता है, तो शायद आप देख भी नहीं सकती वो हाल, कि वो उस कंडीशन में आप 2 मिनट उस पेशेंट को देख भी नहीं पाती, कि आगे जाके कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये सब चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं, इतनी, इस पे बात करना एक बहुत बड़ा टॉपिक हमारा, बहुत टाइम इसमें चला जाएगा। बट आपने जिस तरह कॉजेज़ की बात की, तो यस, रेडिएशन इज़ ऑल्सो अ कॉज विच कैन लीड टू एन माउथ कैंसर।
ये जितने टोबैको है, ये आपका गुटखा है, ये आपका मावा है, ये आपका छालिया है, ये स्मोकिंग है, दे ऑल आर कार्सिनोजेंस, दे कैन कॉज कैंसर, दे कॉज कैंसर। और इसके लिए एक बहुत लंबी फहरिस्त रिसर्च की मौजूद है, स्टडी मौजूद है। लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं, नहीं आते। सिगरेट्स भी पीते हैं। मैं आपको बताऊं, अच्छा अब मुझे ये बताएगा, वेप भी एक नई चीज आ गई है, वो भी क्या कॉज करती है कैंसर? स्टडीज इतनी इफेक्टिव नहीं है उसके मैंने तो सुना अगेंस्ट। सिगरेट से ज्यादा डेंजरस है नहीं, वेप। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस है, उतनी ही डेंजरस जितनी स्मोकिंग है। नहीं, वो लंग्स को इफेक्ट अब करता उसकी होगा वजह ना? बताता हूँ। देखें, जब आप सिगरेट लेते हैं, सिगरेट में 3000 से ज़ायद केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। पहली बात तो कार्सिनोजन का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो एजेंट जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। 3000 से ज़्यादा केमिकल। मगर सिगरेट आप लेते हैं सिर्फ निकोटीन के लिए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर तो सिगरेट्स का भी है ना, ये लाइट सिगरेट है, ये स्ट्रॉन्ग सिगरेट है। सिगरेट होता है, नहीं लाइट उसमें में क्या स्ट्रॉन्ग हो? बिल्कुल लाइट का मतलब उसमें निकोटीन कंटेंट कम होता है, हार्ड का मतलब उसमें निकोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। एक्चुअली सिगरेट आप निकोटीन के लिए ही पीते हैं, मगर क्योंकि सिगरेट में निकोटीन के अलावा 3000 केमिकल्स और होते हैं, इसलिए उसमें चांसेस ऑफ कैंसर ज़्यादा होता है। अब जो आपने वेप की बात की, वेप में सिर्फ निकोटीन होता है। ऑल्दो निकोटीन इज़ ऑल्सो अ कार्सिनोजन, मगर उसकी इतनी स्टडीज़ मौजूद नहीं कि अगर हाँ एक्सेसिव यूज़ ऑफ निकोटीन कैन लीड टू माउथ कैंसर और ओरल कैंसर और लंग कैंसर। बट क्योंकि अगर आप कंपेयर करें वेप को और सिगरेट को, तो आप मुझे खुद बताएं, जिस कंपाउंड में 3000 से ज़्यादा केमिकल्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक होगा या सिर्फ निकोटीन वाला केमिकल? हैं दोनों खतरनाक, मगर हाँ सिगरेट इज़ मोर टॉक्सिक, मोर लीथल एंड इट हैज़ मोर चांसेस of leading to a squamous cell carcinoma of mouth or lung rather than vape. अच्छा अब इसमें मैं तो खैर देख रही हूँ कि हमारे यहाँ कोई ख़ास ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं चलती हैं, बस एक सिगरेट की डब्बी पे एक निशान बना देते हैं पिक्चर कि लोग इससे खौफजदा हों तो शायद लेना छोड़ दें। अदरवाइज़ तो जब बजट आता है तो बड़े इस तरह के सजेशंस आते हैं कि भाई आपने टैक्स लगाना ही है तो इजाफी लगाएं सिगरेट्स पे, ताकि लोग खरीद ही ना सकें, ना पी सकें, नुकसानदेह चीज़ है। यहाँ पर गुटखों का भी ये होता है कि पाबंदी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट में बिक रहा होता है कोई नहीं रोकता है। अच्छा एक चीज़ और, जो लोग मांगे, हम लोग कैंसर की बात कर रहे हैं, माउथ की बात कर रहे हैं, मैंने ना सिर्फ मर्द हजरात में, ख़वातीन में देखा है जो कि नस्वार का इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी डेंजरस होती है, ये भी माउथ कैंसर की कॉज। कोई स्टडीज इसमें मौजूद नहीं है कि नस्वार जो है, जबकि नस्वार में भी अब ऑब्वियसली नस्वार भी कोई साफ़ सुथरी चीज़ तो नहीं है, वो भी कोई ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे आप कोई जड़ी बूटियों से बनाते हो, एजेंट्स उसमें भी होते हैं। मगर मैंने अपने करियर में नस्वार वाले केसेस इतने नहीं देखे, इक्का दुक्का ही देखें। ज़्यादातर केसेस में छालिया, गुटखा और पान वाले केसेस मैं ज़्यादा देखता हूँ। नस्वार की कोई ऐसी स्टडीज़ ही मौजूद नहीं है कि जिस पे मैं कमेंट कर सकूं। सही। अच्छा अब मुझे ये बताएगा कि अगर हम ख्याल रखना चाहते हैं, ठीक है स्मोकिंग कुछ लोग बहुत एक्सेसिव करते हैं, कुछ लोग इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने लंग्स को भी टेस्ट करते हैं, कुछ लोग अपने वैसे ही माउथ हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो बेसिकली हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है कि एटलीस्ट हम बचे रहें? देखें, अब अगर आप स्मोकिंग से रिड होना चाहते हैं तो अब आप निकोटीन गम्स आ गई हैं, निकोटीन पैचेस आ गए हैं। ख़ास तौर पे अच्छे अस्पताल्स में इसके बाकायदा इन स्मोकिंग छुड़वाने के क्लिनिक्स हैं, स्मोकिंग के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो स्मोकिंग छुड़वाते हैं, तो आप उससे उनसे रब्ता करें और वो बहुत इफेक्टिव हैं सरिश। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट करेंगे, विद इन अ मंथ वो आपको आपकी स्मोकिंग को 50% से भी रिड्यूस कर देते हैं। और अब क्योंकि अब तो मार्केट में नॉर्मल फार्मेसीज़ में निकोटीन पैचेस, निकोटीन बबल गम्स ये बहुत इजीली अवेलेबल है और वो एफडी अप्रूव्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉर्मल फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है जिसने अप्रूव कराया हुआ है कि उसके अंदर कोई लीथल मटेरियल नहीं है, बल्कि सिर्फ वो स्मोकिंग छुड़वाने में ही हेल्प करेगा। तो उसको यूज़ करने में कोई वो नहीं है, बल्कि स्मोकिंग के अलावा सबसे पहले तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत है काउंसलिंग की, जो ये गुटखा मावा खाते हैं। मैं आपको बताऊं ये माशरा कहाँ जा रहा है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया अपने वालिद को लेकर, तो वालिद को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ बक्कल मिकोज़ा था। जब मैंने देखा कि मैंने हिस्ट्री ली तो वालिद की 10 साल की हिस्ट्री थी गुटखे की। तो जब मैंने बेटे को देखा तो बेटा को मैंने बोला भाई ये गुटखा खाते तो मना नहीं करते? तो कहने लगे मैं मना करता हूँ, मैंने बहुत समझाया था। देखा तो उसके मुंह पे भी गुटखा था। वो मुझे बता रहा है कि मैं इनको बहुत समझाता हूँ गुटखे के लिए और ख़ुद गुटखा खा के मुझसे बात कर रहा है। तो ये बेसिकली फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं, जो अगर आप इसलिए कहते हैं कि बेसिकली एजुकेशन तो है नहीं ना इतनी ज़्यादा, ख़ास और पाकिस्तान में जो मेजर तबका है उसमें इतनी एजुकेशन है नहीं, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। जब अवेयरनेस नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो आपको नहीं पता होगा कि आप क्या चीज़ सही खा रहे हैं और क्या चीज़ गलत खा रहे हैं। बट जो चीज़ आपको अच्छी लगेगी वो आप और यहाँ तो मर्द क्या औरतें भी खा रही हैं। औरतें भी बहुत। मैं एक दफ़ा मेडिकल कैंप के लिए लियारी गया,
वहाँ तो मैं हैरान हो गया। वहाँ तो छोटे 8 साल के बच्चे से लेके 60 साल की खातून तक, और सारे गुटके मावे में। और मैं जहाँ कैंप कर रहा था आसपास सिर्फ चीटे पड़ी हुई थी और कुछ नहीं। बस इस पर बहुत काम होना है जो कि बहुत ज़रूरी है, और सिंध गवर्नमेंट इस पर ज़ाहिर काम करे, ये तो बड़ा डेंजरस है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर फॉर योर टाइम। अभी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 8 साल का बच्चा भी गुटखा खा रहा है। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।